नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। ये चुनाव कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा वाटरलू साबित हुआ। मोदी जी की सरकार तो बन गई, लेकिन पीके की सरकार ऐसा लगता है गिर गई है। प्रशांत किशोर बड़े लंबे समय से हमारे यहाँ चुनाव के विशेषज्ञ माने जाते हैं। क्या क्या माने जाते हैं, कहा जाता है उनके पास सबसे ज्यादा आंकड़ा होता है। मोदी जी को पहली बार चुनाव जिताने वाले वही हैं और उनके बारे में कुछ बातें ऐसे की जाती हैं जैसे वो ऐसी जगह पर बैठे हैं या ऐसा उनका एक पूरा का पूरा ग्रुप है, ऐसा उनका प्रभाव है कि जिसको चाहे चुनाव जितवा दें और जिसको चाहे चुनाव हरवा दें। इस बार अचानक चुनाव के पहले वो सक्रिय हुए, उसके पहले डेटा वगैरह का काम छोड़कर वो जन सुराज यात्रा बिहार में निकाल रहे थे। लेकिन लोकसभा चुनाव के पहले तुरंत सक्रिय हुए और सक्रिय होते ही उन्होंने जिस चीज पर जोर देना शुरू किया वो ये कि मोदी जी इस बार 400 पार जा रहे हैं, 300 पार जा रहे हैं और बुरी तरह से विपक्ष हारेगा, पूर्ण बहुमत मिलेगा वगैरह वगैरह। इतनी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कर ली। एक उनका इंटरव्यू आया था, वायर पर इंटरव्यू आया था, वो बहुत वायरल हुआ। इतनी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कर ली कि चुनाव का रिजल्ट आने के बाद वो एकदम से गायब हो गए। गायब होने के बाद रीअपियर वो होते हैं एक इंटरव्यू के सहारे और फिर उनका एक वीडियो वायरल होता है। इस वीडियो में वो कह रहे हैं कि 18% इस देश में मुसलमान हैं और वो तो सिर्फ कांग्रेस को वोट देते हैं। वैसे डेटा की अगर बात की जाए तो इस चुनाव में प्रधानमंत्री की जो इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी है उसने एक आर्टिकल निकाला था और उस आर्टिकल में रिपोर्ट कह लीजिए, एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें कहा था कि मुसलमानों की जनसंख्या बहुत बढ़ रही है। जाहिर है इसमें जो डेटा दिया जाएगा उसको तो आपको मानना ही पड़ेगा क्योंकि वो बढ़ा के ही दिया होगा, घटा के नहीं दिया होगा। तो इस डेटा के हिसाब से 14.09% है मुसलमान, 18% नहीं है। तो डेटा की दिन रात बात करने वाले पीके ये डेटा कहां से लेके आते हैं, पहला सवाल तो यह है। अगर बाकी माइनॉरिटीज की बात की जाए तो 2.36% क्रिश्चियंस हैं और 0.81% सिख और बुद्धिस्ट हैं। जैन्स की बात करना बेकार है क्योंकि जैनों के बारे में, यहां तक कि सिखों के बारे में भी वो ये नहीं कह सकते कि वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को वोट देते हैं। जैन तो उनके अपने गृह मंत्री हैं। तो जैनों की संख्या मैंने छोड़ दी है। उसके बावजूद अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कुल संख्या 17-18% से ज्यादा नहीं जाती है। बाकियों को मिला के मुसलमानों की अपनी संख्या सिर्फ 14.09% है। ये तो बहुत छोटी सी गलती है। ये जो पूरा उनका डायलॉग था ये बेसिकली किसी डेटा एक्सपर्ट का नहीं, किसी सांप्रदायिक नेता का, किसी कम्युनल लीडर का लग रहा था क्योंकि पूरे चुनाव में भी यही माहौल बनाया गया कि कांग्रेस तो मुसलमानों की पार्टी है, हिंदुओं की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। ये अलग बात है कि ना केवल अयोध्या और चित्रकूट में बल्कि राम से जुड़ी हुई तमाम सारी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव हार गई और ये वो जगह थी जो पूरी तरह से हिंदू बहुल जगहें हैं। ये तो हो गई मोटी बात, लेकिन डेटा की महीन बात करने के लिए हमने बुलाया है अजेंद्र जी को। अजेंद्र जो है वो डेटा एनालिस्ट हैं। देश की कई सारी बड़ी संस्थाओं के साथ जुड़कर उन्होंने चुनाव में और बाकी समय में डेटा का काम किया है। ट्विटर पर भी सक्रिय रहते हैं, बीच बीच में लगातार बहुत अच्छी तरीके से डेटा देते रहते हैं जिस पर बहस मुबाहिसे होते रहते हैं। प्रशांत का वीडियो सुनने के बाद हम सीधे चलेंगे अजेंद्र के पास और उनसे समझेंगे कि इस बयान में क्या क्या झोल है। अजेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका टीसीएच पर। शुक्रिया, थैंक यू। तो ये जो प्रशांत जी का बयान है, प्रशांत किशोर जी का जो बयान है, इसको लेकर आपको क्या लगता है? एज अ डेटा एनालिस्ट, एज अ डेटा एक्सपर्ट, आपके पास पूरे देश के चुनाव के डेटा है, तो ये जो इनका बयान है, इस बयान को लेकर आपको क्या लगता है? पहले तो कि जब हम लोग किसी भी पार्टी को देखते हैं, जैसे बीजेपी का कितना वोट शेयर रहा, कांग्रेस का कितना वोट शेयर रहा, तो हम लोग टोटल 543 सीट्स का जितने भी वोट्स मिले हैं, जितने भी वोट्स सबको गए हैं, उसमें सिंपल हम लोग उसका परसेंटेज निकाल लेते हैं कि इनको कितना वोट मिला और वो बताते हैं। लेकिन जब प्रशांत जी के साथ क्या हुआ कि प्रशांत जी ने बोला कि टोटल 20% वोट मिलने के बाद इनका वोट शेयर तो 23% है, जो कि फैक्चुअली गलत है। अगर ऐसे कहा जाए 23% है, 22% है, तो वो सही है क्योंकि पूरे 543 लोकसभा सीट्स पे टोटल वोट शेयर 22% ही है कांग्रेस का और 36% है इसका, 36.5% है बीजेपी का। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली अगर ऐसे देखा जाए तो हिंदू इस देश में लगभग 80% के आसपास आज भी हैं। हाँ, और बीजेपी को मिला है 36%। तो हाँ, बाकी जो आपका 64% हिंदू हैं या 54% हिंदू हैं, 64% जो बच जाते हैं उसके बाद उन्होंने किसको वोट दिया? तो ये तो पूरा डेटा को देखने का तरीका ही गलत है। जी कंटिन्यू। हाँ, उसके बाद फिर आते हैं कि जब ये इस कॉन्टेक्स्ट के साथ कह रहे हैं कि भैया अब इनके कहने का ये मतलब कि 20% वहां मिला और 2% और मिला, 3% और मिला हिंदुओं का। जब ये बात कह रहे हैं तो ये गलत है।
तब हम लोग देखते हैं कि भाई जहां लड़ी है वहां कितना मिला। तो लड़ी है कुल 328 सीट्स पे कांग्रेस, टोटल वोट शेयर उसका फिर 34.63, 35% के आसपास वोट शेयर कांग्रेस ने गेन किया है। अब यहां पे होता है कि अलायंस की वजह से भी कुछ वोट शेयर गेन हुए हैं, लेकिन सीट्स तो छोड़ते भी है ना। जैसे कांग्रेस ने बहुत सारी जगहों पे सीट छोड़ी भी है, किसी और अलायंस को दिया है वहां पे सीट। तो ये जब जब हम लोग टेक्निकली गिनते हैं तो आईएनसी कांग्रेस को 35% का वोट शेयर मिला है, जो कि पीके जिसको फैक्चुअली गलत बता रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें वो इसमें बता रहे थे वेस्ट बंगाल को लेके, और कि वेस्ट बंगाल में इन्होंने बोला कि वोट शेयर ज्यादा है लेकिन सीट्स में नहीं हो गया है, हमें देखना है कि कैसे। तो इसको समझने का बहुत छोटा सा कि वोट शेयर और सीट शेयर ना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। और जहां सर्वेयर, जैसे जो हवा वाली चीज होती है वो वोट शेयर है कि भैया 50% का वोट शेयर आ गया इसका। तो अब ऐसे एग्जांपल के साथ समझते हैं कि मान लीजिए 3 सीट्स हैं, 3 लोकसभा की सीट्स हैं जहां चुनाव हुए। एक पे ए पार्टी ने 50%, दूसरे पे भी 50% और तीसरे पे 30% पाई। जहां जहां 50% पाई वो जीत गई, जहां पे 30% पाई वहां हार गई। सामने वाला बंदा बहुत ही लेस मार्जिन के साथ रहा, मान लीजिए कि वो कहीं 100 वोट से जीत गए, कहीं 200 वोट से जीत गए, और जहां 30% था जहां ज्यादा वोट से जीत गए। तो जब निकल के आएगा तो पता चलेगा कि पार्टी ए जीती तो 2 सीट्स पे है लेकिन उसका वोट शेयर है 43%, और पार्टी बी जीती 1 सीट पे है लेकिन वोट शेयर है 50%। तो आप जब बात करेंगे वोट शेयर की तो कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे होनी चाहिए, जिस जगह पे लड़ा जा रहा है उस पे वोट शेयर क्या है। टोटल वोट शेयर कभी रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकता सही। हम स्टेट वाइज भी अगर चले जाए ना, तो स्टेट वाइज भी अगर हम चले जाएं तो भी हमें सही रिजल्ट उस पे नहीं मिलता। अब एक और छोटा सा उदाहरण देता हूं बीजेपी का ही, कि बीजेपी जो है आंध्र प्रदेश का लेते हैं, कि अब जो पीके कह रहे हैं उस हिसाब से आंध्र प्रदेश में बीजेपी को 11% वोट शेयर मिले, जो पीके कह रहे हैं उस हिसाब से, क्योंकि बीजेपी लड़ी 6 सीट पे है, 3 सीट पे जीती है, 3 सीट पे हारी है, और उसे टोटल मिला है 11% का वोट शेयर। लेकिन जब आप सच्चाई में देखने जाएंगे कि सही में कितना मिला है, क्योंकि 11% से तो 3 सीट नहीं जीत रही है ना, तो तब पता चलेगा कि वो 50% के आसपास उसका, 49% के आसपास उसका वोट शेयर है जिन 6 सीट्स पे जीती है। तो ये इतना डेटा को कैसे आप रिप्रेजेंट कर देते हैं, कैसे तोड़ देते हैं। जो आप जो सर्वे के आप बता रहे थे आप, कि जो सर्वे आया जिसमें बताया कि मुस्लिम्स इतने % आगे हो गए, तो अब ये गलत कैसे है। मान लीजिए 1 से जब 2 होता है तो 100% बढ़ जाता है ना। तो जब परसेंटेज का परसेंटेज निकालेंगे तो वो बहुत ह्यूज चला जाता है, और उस आधार पे फिर कोई भी बोल देता है कि भाई ये आबादी तो इतनी थी, इतनी हो गई, तो इतने % बढ़ गए, इतना इंक्रीज हो गया। फिर इंक्रीज का भी अलग फॉर्मूला है। तो 3-4 फॉर्मूले तो यही है कि हम कैसे देखना चाहते हैं, हम कैसे दिखाना चाहते हैं। लेकिन जो फैक्ट है वो यही है कि कहीं 50,000 से जीत जाओ और कहीं 3,000 से हार जाओ तो वोटिंग परसेंटेज तो गिरेगा ही और बढ़ेगा ही, लेकिन सीट 2 ही जीतोगे। ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर जो है वो कुल मिला जुला के वही मोदी जी वाला गेम खेल रहे हैं हिंदू मुसलमान का। क्योंकि ये कहना कि मुस्लिम वोट सारे कांग्रेस को मिलते हैं, अगर वाकई ऐसा होता तो सारी जितनी देश की मुस्लिम बहुल सीटें हैं सब पर कांग्रेस के उम्मीदवार होते। हैदराबाद जो सबसे बड़ी मुस्लिम बहुल सीट है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के सामने एएमआईएम के लोग थे। जम्मू कश्मीर की जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं उनमें ज्यादातर कांग्रेस ने चुनाव नहीं लड़ा था। इसके अलावा भी ढेर सारी इस देश की मुस्लिम बहुल सीटें हैं जहां कांग्रेस ने चुनाव नहीं लड़ा था, नंबर 1। और इसके ठीक सामने ढेर सारी, मुझे लगता है कि अगर 99 है तो इसमें से कम 50 सीटें ऐसी होंगी, या और ज्यादा हो सकता है 90 के आसपास चली जाए, जो मूलतः हिंदू बहुल सीटें थी और वहां पर कांग्रेस जीती। या गठबंधन को अगर ले लें तो अयोध्या में जीती, चित्रकूट में जीती, मोहनलालगंज में जीती, बस्ती में जीती। अगर इस तरह की जगहों को देखें तो कहीं 10% मुसलमान है, कहीं 6% है, कहीं 8% है। तो इस तरह की जो डेटा एनालिसिस है अजेंद्र, रिलीजन वाइज डेटा की जो एनालिसिस हमारे यहाँ होती है अक्सर, वो वोट किस तरह से पड़ रहे हैं और सीट्स में किस तरह से कन्वर्ट हो रहे हैं, इसको लेके कोई जानकारी आप लोगों के पास होती है? बेसिकली हमें ये जानना होता है कि जैसे रिलीजन वाइज डेटा को समझना आसान है। अब जैसे आप बता रहे हो, जब ये माइन्यूट पे जाएंगे ना, स्टेट लेवल पे जाएंगे ना, तो यही प्रशांत किशोर कहने लगेंगे कि ये जो है दलित का डेटा यहाँ पे चला है या इसका डेटा यहाँ चला है। एक मोटा जो मैक्रो एनालिसिस होती है ना, ये लोग बोलने लगते हैं कि हाँ ये मैक्रो एनालिसिस पे ये चीज ट्रेंड आ रहा है, जबकि वो कुछ सीट्स पे हुआ होगा। ऐसा नहीं है हर सीट पे ही ऐसा हो गया। अगर हर सीट पे ऐसा होता तो जो गणित है उस हिसाब से तो बीजेपी का खाता ही नहीं खुलता।
अगर हम कह दें कि हाँ पूरा ओबीसी और एससी और एसटी एक तरफ चला आएगा और मुस्लिम एक तरफ चला आएगा, तो कौन बचेगा और कितना बचेगा? इसमें और एक दावा कर रहे हैं, ये कहते हैं कि मैं चौथे या पांचवें चरण के बाद से ये बोलना शुरू किया कि ऐसा है, कि उससे पहले मैं नहीं बोल रहा था। ठीक है, पहला कि जब आप कह रहे हो कि, और ये बार बार कह रहे हैं कि मेरा सर्वे है, या मैं सर्वे वगैरह से बात किया और इस चीज का आइडिया लगा। जब भी मुझे आपत्ति है ना कि जब भी कोई कहता है कि ये सीट्स हैं, इतनी सीट्स आएगी या इससे ज्यादा आएगी, आपको याद होगा, ये विषयांतर हो रहा है, लेकिन आपको याद होगा कि 2019 के चुनाव में ऐसा ही पुण्य प्रसून वाजपेयी जी ने किया। उन्होंने क्या किया कि जिन सीट्स पे ऑलरेडी कांग्रेस जीती थी उसको जोड़ा, और जहां पे मार्जिन कम था उसको जोड़ा, और उन्होंने बताया कि इस बार तो बीजेपी का पत्ता गोल है, बीजेपी बहुमत में नहीं आएगी। ये सेम काम प्रशांत किशोर ने इसमें किया। जब ये बताना शुरू किए तो बोले, ये आश्वस्त थे कि जहां बीजेपी जीती है वहां तो जीती ही है, जहां मार्जिन से जीती है बढ़िया जीती है, और उसके अलावा ये उड़ीसा में जीत रही है, ये दक्षिण में जीत रही है, ये यहां जीत रही है, जबकि सच्चाई में ऐसा नहीं होता है। हर एक हार जाती हैं। हाँ, स्मृति ईरानी हार जाती हैं, और 55,000 से जीत के 1.5 लाख से हार जाती हैं। तो सीट डिसाइड करते हैं, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड करती है। इसीलिए जब हम लोग कोई गणना करते हैं तो जो भी कहता है कि 300 सीट आएगी, 400 सीट आती है, तो पूछा जाता है कि मॉडस ऑपरेंडी क्या है। फिर कोई कहे कि मेरा हंच मॉडस ऑपरेंडी है, या इतना मैक्रो लेवल का डेटा एनालिसिस की इस स्टेट में आ रही है तो उस स्टेट में आ रही है, और ऐसे है, तो फिर तो ये मतलब मैं समझता हूं कि ये तो सवालिया निशान है इनके ऊपर कि कैसे गणना कर रहे हैं। सीट वाइज एनालिसिस अगर करके वही बात है अजेंद्र, वही बात है। आप भी डेटा में ही काम करते हैं, और बहुत कम लोगों को ये पता है कि जिंदगी के 22 साल मैंने भी स्टैटिस्टिकल सर्वे और एनालिसिस करते हुए बिताए हैं, और इस देश की सबसे प्रीमियम एजेंसी से बताए हैं। तो डेटा सिलेक्शन के बाद आपका मतलब इतने बड़े देश में अगर करना है, तो अगर डेटा सिलेक्शन में, तो आम भाषा में बोलूं तो हर राज्य में कौन से जिले लिए जाएंगे, हर जिले का कौन सा तालुका लिया जाएगा, हर तालुके में कौन से गांव लिए जाएंगे, उस गांव में कौन कौन सी पॉपुलेशन ली जाएगी, उस पॉपुलेशन से कौन से सवाल पूछे जाएंगे, और उसके बाद ये सारा जब निकल के आता है अजेंद्र, तो 3 महीने कम से कम लगते हैं एनालिसिस के, साल भर लगते हैं सर्वे के, कई बार 6 महीने लगते हैं, जबकि बहुत थिन सैंपल वहां भी लिया जाता है। लेकिन 6 महीने लग जाते हैं सर्वे में, 3 महीने लगते हैं एनालिसिस के। उसके बाद भी ऑफिसर्स एक्सपर्ट्स बैठते हैं कि कहीं कोई इसमें ब्लंडर नहीं हुआ हो, यानी साल भर लगता है एक ऑल इंडिया का डेटा देने में, चाहे वो रोजगार का डेटा हो चाहे किसी चीज का डेटा हो। मेरे समझ में कभी नहीं आया आज तक कि ये जो इलेक्शन वाला डेटा होता है, शाम को 6 बजे वोटिंग खत्म होती है, आखिरी वोट पड़ता है शाम को 6 बजे, और 6:30 बजे पूरे देश की हर सीट का डेटा कैसे आ जाता है? बेसिकली ये जो डेटा आता है, कुछ फॉर्मूला सेट है। जैसे मान लीजिए कि नहीं है कि 100 लोगों का रिप्रेजेंटेशन लेना है, 100 लोगों के रिप्रेजेंटेशन में किसी का 80 मिला, मान लीजिए फीमेल का इतना ही मिल पाया, मेल का इतना ही मिल पाया, इस कास्ट का इतना ही मिल पाया, तो क्या करते हैं, उसको वेट देके बढ़ा दिया जाता है, उसको बैलेंस करने के लिए वेट दे दिया जाता है। आप बखूबी इसको समझते हैं। लेकिन आप ये समझिए कि सर्वे हो कैसे रहा है। सर्वे ये हो रहा है कि सर्वेयर जो है, क्या सर्वेयर किस माइंडसेट से वो क्वेश्चंस पूछ रहा है। मतलब अगर आप पूछ रहे हो ना, अगर आपने एक भगवा कलर का अगर गमछा डाल के आप पूछने चले गए किसको वोट दोगे, तो 100 में से 99 लोग बोलेंगे कि बीजेपी को वोट देंगे। तो ये इस पे भी डिपेंड करता है। फिर आपने अगर कॉल पे ले लिया तो कॉल पे आपको सारा डेटा गलत ही मिलता है, मतलब बहुत सारा डेटा गलत मिलता है। तो जब आप बता रहे हैं ना कि इस तालुका में इस जगह पे जाके इस ब्लॉक के अंदर देखना होता है, तो ये वैसे भी तय नहीं होता कि 4 लोगों का ग्रुप है और 4 लोगों के ग्रुप के बीच में चारों से सवाल पूछ लिए और 3 का कास्ट जान लिया और उसके हिसाब से देख लिया, तो वो डेटा गलत ही आएगा। इसके लिए जरूरी है कि आइसोलेटेड आदमी हो, हमारे पास अलग अलग क्वेश्चंस हो, उस क्वेश्चंस में कुछ रिपीटेटिव भी क्वेश्चंस हो जो उसको वेरीफाई भी करता हो कि हाँ वो गलत है कि सही है कि क्या है क्या नहीं। बिल्कुल, तो सर्वे का अपना तरीका है। इसके अलावा आप देखिए कि किसी से ये पूछना कि जैसे मैंने बड़ा अच्छा देखा अजीत अंजुम जी का, कि ये किसी से ये नहीं पूछ रहे थे किसको वोट दिया, पूछे किस मुद्दे पे वोट दिया, मुद्दा बता देता है कि किसको वोट दिया, आपको जरूरी नहीं है। तो जब किसी से पूछना होता है कि आपकी मतलब सर्वे का एक और तरीका मैंने पढ़ा था कि अगर किसी को जानना हो कि आपकी इनकम कितनी है, तो पूछना ये जरूरी नहीं होता कि आपसे पूछे कि आपकी इनकम कितनी है, वो इससे आपसे ये भी पूछ सकता है कि आप कपड़े कितनी बार प्रेस करवाने के लिए लॉन्ड्री में देते हैं, आपके पास कार है कि नहीं है। मतलब बहुत इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, और वो उस जगह पे पहुंचा देते हैं जहां पे आप पहुंचना चाहते हो, उस ब्लॉक उस कोहॉर्ट पे पहुंचा देते हैं।
तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, दर्शकों को जी। शायद मजा आएगा। हम लोग सर्वे कर रहे थे तो हमारा जूनियर एक था, कंजम्पशन सर्वे होता था, हमारा जूनियर डेटा भर के ले आया। तो उसने पूछा था महीने में शक्कर का, चीनी का कंजम्पशन कितना होता है? उसने कहा सर 2 किलो कंजम्पशन होता है। मैं गया जांच करने के लिए, मैंने जांच की, पूछा उससे कि शक्कर का तुमने क्या बताया है? तो उसने कहा सर 5 किलो बताया था। तो मैंने जरा अपने वाले के यहाँ देखा और उसको काट के 4 किलो कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि वहीं पर हमारे बहुत सीनियर ऑफिसर का एक इंस्पेक्शन लग गया, जो सरप्राइज लगता था। मेरे पास फोन आया कि वो आ रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, कल आइए। वो आए गए तो उसने 12 किलो बढ़ा के कर दिया। अब मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उससे कहा कि तुमने इस लड़के को 2 किलो बताया था, मैं आया तो 5 किलो किया, और सीनियर ऑफिसर आ गए तो 12 किलो किया। तो उसने कहा कि जितना बड़ा अफसर होगा उतना ज्यादा बताऊंगा ना, तभी तो हमको ज्यादा मिल पाएगा। आप समझ रहे हैं? तो मतलब एक पूरा सर्वे जो होता है उसको समझना इतना मुश्किल काम होता है, और यहाँ हिंदू मुसलमान करके पीके आराम से बता दे रहे हैं कि 22% वोट कांग्रेस को मिला है, जिसमें 20% मुसलमानों का है, जिनकी कुल संख्या 14.9% है। और उसके बाद जो है उन्होंने कह दिया कि बाकी जो है अगर हम देख लें तो 2% और हिंदुओं का वोट मिला है। के अलावा आखिरी सवाल ये आपसे है, एक एनालिस्ट के अलावा पीके जैसे लोग जब इस तरह का बयान देते हैं तो उसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या होगा? क्योंकि एनालिस्ट होगा, जो डेटा का बंदा होगा, वो डेटा को लेकर बहुत सावधान होगा। बाकी उसकी मन में इच्छा भाजपा को जिताने की हो, कांग्रेस को जिताने की हो, लेकिन अगर डेटा का आदमी है और इतनी बड़ी जगह बैठा है तो डेटा से इस तरह से खिलवाड़ नहीं करेगा, ये मैं जानता हूं। पीके डेटा के आदमी नहीं है। पीके का अलग एक मतलब प्रशांत अपने आप को डेटा का बोलते भी नहीं है। डेटा एक पार्ट है, उनके ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है डेटा, लेकिन वो अपने आप को चुनावी रणनीतिकार बोलते हैं। जितना भी मैंने एनालाइज किया, अब तो चुनाव बीत गया है तो चुनाव की हाँ, रणनीति तो होगी नहीं। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि जितना मैंने एनालाइज किया, चाहे इनका जो ये बोलते हैं ना कि हमने स्लोगन दिए, एक बार फिर मोदी सरकार, या बहुत हुआ अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार वगैरह, जो भी स्लोगन हुए, आप पूरा एनालाइज करेंगे तो आपको दिखेगा कि डेटा बहुत छोटी चीज है। बेसिकली ये एक इवेंट मैनेजर के रूप में काम किए। तो ये जो चुनावी रणनीतिकार बोल के जो एक हवा बनाया जाता है, क्या सही में चुनावी रणनीतिकार इस तरह की गलतियां करेगा? और गलती करेगा तो क्या इतने एरोगेंट के साथ उसको मतलब उसको मानने को भी तैयार नहीं है कि मुझसे गलती हुई है। वो कह रहे हैं वोट शेयर तो उतना ही है, डिफेंड करेगा, डिफेंड डिफेंड कर रहे हैं, करेगा। बार बार डिफेंड कर रहे हैं, बार बार डिफेंड कर रहे हैं। तो सिर्फ ये प्रशांत की बात नहीं है, ये सबकी बात है जो लोग हंच पे काम कर रहे हैं, कि वो लोग सिर्फ नंबर्स बता रहे हैं। मैंने बहुत सारे पत्रकारों को देखा, ये 80 में से 75 आ जाएगा, 72 आ जाएगा। वो 72 कौन सी सीट होगी, कोई दे दे। जो 543 सीट्स हैं, वो 543 सीट्स आप रख दो सामने और लिख दो वहां पे कि यहाँ पे क्लोज फाइट है, यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे नहीं आएगी। फिर देखा जाए ना कि आप कितना सही हो कितना गलत हो। नंबर्स देना तो किसी के हाथ में है, कोई भी दे देगा। सीट वाइज आप बता दो। आपके हिसाब से तो अमेठी भी हार रहे थे, कांग्रेस अमेठी भी हार रही थी। आपके हिसाब से तो सलेमपुर भी हार रहे होंगे जो हमारे यहाँ है, बलिया भी हार रहे थे, हर जगह जीते हैं। तो सवाल यही है कि प्रशांत आखिर किस तरह। दूसरा है कि डेटा अपने आप में, जिसको इन लोगों ने बहुत छोटा बनाया हुआ है, काम कैसे कर रहा है कि सारा काम हवा पे हो रहा है। हवा बनाएंगे और वो डेटा, मतलब जो स्लोगन बनाएंगे, इवेंट मैनेजमेंट है, बाकी सारी चीजें, ये काम अब इन लोगों का यही है ना कि हर बार, जैसे आपने देखा कि इस बार 2009 में इन लोगों ने गलती की थी सर्वे वालों से, और फिर ये 2024 में गलती हुई, और बाकी बीच में गलतियां नहीं हुई। 10 साल बाद, 10 साल बाद हुई। लेकिन इसके पीछे जब रीजन देखेंगे तो क्यों ऐसा हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि 2009 और 2024 ही नहीं समझ पाए, ये कोई इलेक्शन नहीं समझ पा रहे हैं। ये हवा समझ रहे हैं। हवा से सर्वे निकाल लेना तो बहुत ही बड़ा ब्लंडर है। अगर अगर आप कह रहे हैं कि इस चीज की हवा बह रही है, और वो अब हमारे यहाँ जो चुप्पा वोटर्स है उसको क्या कहेंगे? जिन चुप्पा वोटर्स ने पूर्वांचल में खेल किया, उनको क्या कहेंगे? सवाल तो यही है कि ये गलतियां होंगी, फिर 10 साल बाद गलती हो जाएगी इनसे। जब तक हवा है तब तक ठीक है। तो हवा के पीछे भागने वाले लोग हैं ये, ना तो हवा बनाने वाले हैं, ना तो हवा को समझने वाले हैं। अजेंद्र डेटा को लेकर बात कर रहे थे और बहुत सारी जरूरी चीजें बताई। मैं पॉलिटिक्स को लेकर बात करूंगा। मैं बहुत साफ कह रहा हूं कि ये सिर्फ डिफेंड करना नहीं है, ये मुसलमानों पर अपनी खींच भी निकालना है। ये उनके अंदर जो एक एंटी मुस्लिम भावना भरी हुई है, जो मुस्लिम हेट भरा हुआ है, चाहे वो किसी भी पार्टी के लिए काम कर रहे हो, ये उससे बाहर आया है।
जब आप कहते हैं 20% वोट मुसलमानों के हैं और वो तो फला पार्टी को मिलेंगे ही, तो दरअसल आप अपना गुस्सा बता रहे हैं कि वो वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेंगे। अब जो पार्टी पूरे चुनाव अभियान में एंटी मुस्लिम अभियान चलाती है, उसको मुस्लिम वोट क्यों मिलेंगे? अगर मुस्लिम वोट विपक्ष को मिल रहा है, अगर मुस्लिम वोट एक साथ विपक्ष को मिल रहा है, मैं मान लेता हूं एक बार वो 14.9% ही है, अगर वो एक साथ मिल रहा है तो सत्ता पक्ष को बैठकर सोचना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सत्ता पक्ष तो चाहता है कि वो एक साथ उधर जाए, उसका दुख बस इतना है कि उसके रिएक्शन में वैसा ध्रुवीकरण नहीं हो पाया जिसकी उम्मीद की जा रही थी। शपथ ग्रहण होता है, एक मंत्री मुसलमान नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी का कोई सांसद, कोई विधायक, कोई एमएलसी मुसलमान नहीं है। पार्टी के अंदर किसी ठीक ठाक पद पे बैठा हुआ कोई मुसलमान नहीं है, और अगर आपको लगता है कि इसके बावजूद मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहिए, तो आप पीके को बस सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्यों नहीं होगा। ये एरोगेंस, ये मुसलमानों के ऊपर जिम्मेदारी डालने का मामला, और ये इस भाषा में अपनी गलती को डिफेंड करना सिर्फ उस अपर कास्ट प्रिविलेज को बताता है, प्रशांत जिसको लेके चल रहे हैं, और जिसके साथ जब करोड़ों की संपत्ति और नाम जुड़ जाता है, तो अब चाहे नीम पर करेला आप कह लीजिए, चाहे कुछ भी कह लीजिए, तीन चीजें हमने आपको बहुत क्लियर तरीके से बताई। पहली बात तो यही गलत है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की कुल संख्या सिर्फ 14% के आसपास है। दूसरी बात यह कि कांग्रेस का जो वोट शेयर वो जोड़ रहे हैं, उसमें 543 सीटों में जो टोटल वोट हैं, उसमें से कांग्रेस को जितना मिला वो सोच के 20% निकाल ले रहे हैं, 22% निकाल ले रहे हैं, जबकि कांग्रेस, जैसा हमने बताया, कि सिर्फ 328 सीटों पर लड़ी थी, और वहां से अगर हम उसका वोट शेयर निकालते हैं तो वो 35% के आसपास निकलता है। तीसरी चीज जो अजय ने समझाई, जो बेहद इंपॉर्टेंट है, कि वोट शेयर और सीटों का जो किस्सा होता है वो इतना आसान नहीं होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। 10 लाख वोट से भी कोई जीत के एमपी ही बनता है, और 300 वोट से जीत के भी एमपी ही बनता है। वो भले 300 वोट से जीता, लेकिन एक सीट जुड़ गई उस पार्टी के खाते में, और 10 लाख वोट से जीतने पर भी 10 सीटें नहीं, सिर्फ एक ही सीट जुड़ती है। बहुत शुक्रिया अजेंद्र, आप अक्सर नहीं आते हैं चैनल्स पर, हमने आपको बुलाया, आप तो आए, बहुत शुक्रिया आपका।